सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूरीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शूसू सेकंड लाइफ मानवा को सीजन 3 के एपिसोड 13 को, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के एपिसोड में हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सो प्लीज़ आज के एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा फोकस करके सुनना, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और हाँ, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन कमेंटर्स को मैंने चूज़ किया है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में लिखे हैं, उन सबको मैं अनाउंस करूंगी इस सीज़न के लास्ट एपिसोड में, जो कि इससे अगला एपिसोड ही होने वाला है। सो प्लीज़ आप डिसअपॉइंट मत होइएगा कि मैंने आपके कमेंट को अनाउंस नहीं किया अपनी वीडियो में। सो प्लीज़ बस थोड़ा सा वेट और कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड में आपका कमेंट हो जाएगा अनाउंस। तो चलिए अब और ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और आज के एपिसोड को करती हूँ एक्सप्लेन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग दुबई मेंशन को दिखाने से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी शरीना हॉलवे में चलते हुए कह रही होती है, कोरी तुम कहाँ हो कोरी। और फिर हमारी शरीना हमें बताती है कि उसने कोरी के बारे में हेस्टे से पूछा था, तो हेस्टिया ने शरीना को बताया था, कोरी वो तो अभी यही था, मैंने तो उसे अभी हॉलवे में देखा था, आखिरकार वो एकदम से कहाँ चला गया। ये बातें याद कर कर हमारी शरीना सोचती है, आखिरकार कोरी कहाँ चला गया। वो इतनी दूर तक आया मुझसे मिलने के लिए और एकदम से गायब हो गया, पर कहाँ पर, आखिरकार वो क्यों चला गया। फिर हमारी शीना को वो सीन याद आता है कि जब हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी उस ब्लास्ट के बाद, तो हमारा कोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था हमारी शीना की इस हालत को देखकर। जो सब याद कर कर हमारी शीना सोचती है, मैं पागल हो जाऊंगी, आखिरकार कोरी तुम कहाँ चले गए, तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों नहीं आए। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शीना कोरी को ढूंढ लेती है और सोचती है, तो लो ये यहाँ पर है और मैं इसे पूरे हॉलवे में ढूंढ रही हूँ। फिर हमारी शीना हमारी कोरी को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन एकदम से वो रुक जाती है। तभी वो देखती है कि कोरी काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और उसके टीयर्स विंडो पर गिर रहे होते हैं। और फिर हम हमारी कोरी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा होता है हमारी शीना के बारे में सोच सोच कर। ये सब कुछ देखकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कुछ कह नहीं पाती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शीना शांत होकर कोरी के पास जाती है और कहती है, कोरी क्या तुम ठीक हो। हमारी शीना की आवाज़ सुनकर कोरी थोड़ा घबरा जाता है और वो थोड़ा शॉक भी होता है कि एकदम से शरीना यहाँ पर क्यों आई। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कोरी खुद को संभालता है और खुद के आंसुओं को साफ करता है और कहता है, शूशु तुम। तभी हमारा कोरी शांत होकर हमारी शीना की तरफ मुड़ता है और कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो शूशु, तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और कोरी को इस तरीके से देखकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो कहती है, कोरी आखिरकार तुम क्यों इस तरीके से रो रहे हो, रुको क्या तुम मेरी वजह से रो रहे हो। ये बात सुनकर हमारा कोरी कहता है, नहीं मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा कोरी शीना को देखने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और हमारा कोरी काफ़ी ज़्यादा दोबारा से रोने लगता है और आंसू उसकी आंखों से एकदम से गिरने लगते हैं और वह इस तरीके से बहुत ज़्यादा रोने लगता है हमारी शीना के सामने, जो देखकर शीना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, रुको रुको कोरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस तरीके से डराना नहीं चाहती थी, प्लीज़ चुप हो जाओ, खुद को संभालो कोरी, इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। और हम देखते हैं कि कोरी अब भी रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कोरी अपने हाथों को हमारी शीना के पास लाता है, जो देखकर हमारी शीना थोड़ी सी हैरान होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी शीना को हक कर लेता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइटली, जो देखकर हमारी शीना अगेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी हम देखते हैं कि कोरी काफ़ी ज़्यादा रोते हुए और शीना को हक करते हुए कहता है, थैंक यू शूशु, थैंक यू, मुझे बचाने के लिए, मेरी फैमिली को बचाने के लिए। और फिर कोरी हमारी शीना से कहता है, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, सॉरी शूशु सॉरी। ये सब कुछ सुनकर हमारी शीना थोड़ी शांत होती है और सोचती है, ये अच्छी बात है कि कोरी अभी पहले की तरह है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर हमारी शीना कोरी को हक करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा ना, जो सब हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी कोरी। और हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो प्लीज़ अब रोना बंद करो कोरी, प्लीज़ चुप हो जाओ, खुद को संभालो। फिर हम देखते हैं कि शीना अपनी स्लीव से कोरी के फेस को साफ करने लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी और क्यूट मोमेंट होता है, जो देखकर हमारी शीना सोचती है, कोरी वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। फिर कोरी हमारी शीना से कहता है, शूशु मेरी बात सुनो। ये सुनकर हमारी शीना कहती है, हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है।
फिर हम देखते हैं कि कोरी हमारी शीना का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलोगी? जो बात सुनकर हमारी शीना कहती है, ठीक है, लेकिन कहाँ? फिर कोरी शीना को कहीं पर ले जाने लगता है और शीना सोचती है, आखिरकार कोरी मुझे कहाँ पर ले जाना चाहता है। फिर कोरी हमारी शीना को एक रूम में लेकर आता है और कहता है, अंदर आओ शूशू। और शीना कहती है, ठीक है। फिर हमारी शीना अंदर रूम में देखती है कि रूम के अंदर काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई होती हैं और हर एक दीवार पर फॉर्मूलाज और मैजिक सर्कल बने हुए होते हैं। जो सब कुछ देखकर हमारी शीना सोचती है, यहाँ पर हर तरफ सिर्फ बुक्स ही बुक हैं और हर दीवार पर फॉर्मूलाज और मैजिक सर्कल बने हुए हैं। ये सब कुछ देखकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर वो उस रूम को और अच्छे से देखने लगती है जहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं। जो सब कुछ देखकर हमारी शीना हमें बताती है, मुझे पक्का पता है कि ये रूम और किसी का नहीं बल्कि कोरी का ही है। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा रिसर्च से भरा हुआ है। वाकई मुझे यकीन नहीं होता कि कोरी ने इतनी सारी रिसर्च सिर्फ अपने कमरे में रहकर की है। फिर हमारी शीना अंदर जाने का ट्राई करती है लेकिन उसके पैरों के नीचे कुछ सामान आ जाता है जो देखकर हमारी शीना कहती है, क्या इस रूम में इतनी सी भी जगह है कि मैं अच्छे से खड़ी हो पाऊँ या चल पाऊँ? ये सब कुछ सुनकर हमारा कोरी हमारी शीना को देखने लगता है। फिर कोरी हमारी शीना के पास आता है और कहता है, प्लीज 1 मिनट रुको। और हमारी शीना थोड़ी ऑकवर्ड होती हुई कहती है, कोरी मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज तुम बुरा मत मानना, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम आखिरकार इस कमरे में सोते कहाँ पर हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी हमारी शीना को उठा लेता है जो देखकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि कोरी ने हमारी शीना को एक प्रिंसेस कैरी दी हुई होती है और कोरी हमारी शीना से कहता है, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है लेकिन प्लीज 1 मिनट के लिए इसको बियर कर लो। और हमारी शीना कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कोरी एकदम से फ्लोटिंग मैजिक यूज करने लगता है और ऊपर हवा में उड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कोरी ऊपर एक सीक्रेट रूम में जाने लगता है जो कि शायद कोरी का एक सीक्रेट रिसर्च पैलेस है। जो देखकर हमारी शीना कहती है, क्या ये एक दरवाज़ा है जो कि तुमने अपनी सीलिंग पे लगाया हुआ है? तो कोरी कहता है, हाँ ये वही है। फिर हम देखते हैं कि शीना उसके पास जाती है और उस डोर को टच करती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डोर ओपन हो जाता है और कोरी धीरे धीरे उस डोर के अंदर जाने लगता है। फिर कोरी ऊपर आने के बाद हमारी शीना को उतार देता है और शीना कहती है, क्या ये तुम्हारी लैब है? तो कोरी कहता है, हाँ ये मेरी लैब है। फिर शीना उस लैब को देखती है जहाँ पर अगेन काफी सारी बुक्स रखी हुई होती हैं जो देखकर हमारी शीना हैरान होते हुए सोचती है, मैंने सोचा नहीं था कि कोरी की लैब उसके रूम से भी ज्यादा फैली हुई होगी, वो भी बुकों से। फिर शरीना उस लैब को अच्छे से देखने लगती है और कोरी पीछे कुछ कर रहा होता है और हमारी शीना सोचती है, ये सब कुछ, ये सभी रिसर्च, ये सभी नोट्स एकेडमी के बारे में और माउंट ऑर्गन के बारे में है। आखिरकार कोरी तुम किस बारे में जानना चाहते हो? फिर शरीना उन सभी बुक्स पर नज़र डालती है जो कि कोरी ने वहाँ पर रखी हुई होती है। जो सब कुछ देखकर हमारी शरीना सोचती है, ये सभी वही रिकॉर्ड्स हैं जो कि उस इंसिडेंट में हुए थे और यहाँ पर उन सभी असैसिन्स के बारे में सारी डिटेल है और उनकी प्रोफाइल्स है जो कि उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, यानी उस एक्सीडेंट में जो कि अटैक कोरी की फैमिली पर होने वाला था। मुझे यकीन नहीं होता कि कोरी ने हर एक इंसान पर इतनी ज़्यादा डीपली रिसर्च की है और हर एक मेज़ के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल इकट्ठी कर ली, वो भी इतने कम टाइम में। फिर शीना की नज़र पीछे कोरी पर जाती है जो कि कुछ कर रहा होता है। जो देखकर हमारी शीना सोचती है, मैंने सोचा था उस असैसिनेशन पर सभी केस क्लोज हो गए होंगे, तो आखिरकार क्यों कोरी अब भी उस असैसिनेशन पे इतनी ज़्यादा रिसर्च कर रहा है? आखिरकार कोरी तुम क्या जानना चाहते हो? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोरी अपने मैजिक से कुछ ना कुछ तो बना रहा होता है और वो काफ़ी सारे हैवी हैवी मैजिक या यूँ कहूँ काफ़ी ज़्यादा डेडली मैजिक को कंबाइन कर रहा होता है, जिसमें एक डिफेंसिव मैजिक और एक ऑफेंसिव मैजिक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी हमारी शीना से कहता है, शूशु क्या तुम मुझे अपना वो ऑरेंज ईयरिंग दे सकती हो? ये सुनकर हमारी शीना कहती है, क्या तुम इस ईयरिंग के बारे में बात कर रहे हो जो कि तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था? तो कोरी कहता है, हाँ वो ही वाला। फिर हमारी शीना अपने ईयरिंग को उतार कर कोरी को दे देती है और कहती है, लो ये रहा वो। फिर शरीना कोरी से पूछती है, कोरी ये ब्लू और रेड मैजिक सर्कल किस लिए? तो कोरी हमारी शीना को बताता है, ये हेल और टैग टाइप मैजिक सर्कल्स हैं जो कि मैंने इंचेंटेड गियर से एक्सट्रैक्ट किए हैं। ये बात सुनकर हमारी शीना सोचती है,
क्या हेल एंड टेक टाइप मैजिक? ये सर्कल्स तो काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड लेवल मैजिक सर्कल्स हैं जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैजिक में हेल्प करते हैं। क्या कोरी ये दो मैजिक सर्कल्स मुझे ऐसा गिफ्ट दे रहा है? ये बातें सोचकर हमारी शीना थोड़ी हैरान होती है। फिर शीना कोरी को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है कि वो उन दोनों हाई लेवल मैजिक सर्कल्स को शीना की इयररिंग में अटैच कर सके, जिसकी वजह से कोरी को काफ़ी ज़्यादा मैजिक पावर्स यूज़ करनी पड़ रही होती हैं और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जो देखकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए सोचती है, ये दोनों इतने ज़्यादा हाई लेवल के मैजिक सर्कल्स हैं कि ये एक बार में ही पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या सच में मुझे इस तरह की चीज़ को अपने साथ लेकर इस तरीके से रहना चाहिए? आखिरकार कोरी, तुम क्यों इस तरीके के मैजिक को मेरे इयररिंग्स में अटैच कर रहे हो? ये सब कुछ सोचकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर शीना अपनी ईयरिंग की तरफ देखती है और वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि शीना की ईयरिंग के अंदर पहले से ही एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का मैजिक सर्कल होता है, जो देखकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या मेरे ईयरिंग के अंदर पहले से ही एक सर्कल था? आखिरकार मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? ये सब कुछ देखकर हमारी शीना सोचती है, आखिरकार ये किस तरीके का मैजिक सर्कल है जो कि पहले से ही मेरे ईयरिंग में था और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। फिर शीना उस मैजिक सर्कल को देखते हुए सोचती है, ये मैजिक सर्कल तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मैंने सेमी परमानेंट टाइम सर्कल डुबॉइस स्टेट के ऊपर देखा था असैसिनेशन से पहले। फिर शीना कोरी को देखते हुए सोचती है, मैंने देखा है कि ये मैजिक सर्कल और वो सेमी परमानेंट टाइम मैजिक सर्कल एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। मुझे पक्का पता है कि ये मैजिक सर्कल भी जो कि मेरे ईयरिंग में पहले से ही था वो एक टाइम मैजिक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोरी अपने जूनियर ईयर से ही टाइम मैजिक सर्कल को क्रिएट कर सकता है? क्या वो टाइम मैजिक कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम मैजिक तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का मैजिक है और उसे इतनी आसानी से यूज़ करना इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सब कुछ सोचकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। सो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोरी की फैमिली है वो टाइम मैजिक को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो कोरी के फादर हैं और जो कोरी है वो ज़्यादा हाई लेवल के टाइम मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोरी थोड़ा बहुत टाइम मैजिक यूज़ कर सकता है। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ ताकि आपको आगे जाके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो चलिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारी शीना कोरी को देखते हुए सोचती है, मुझे पहले से ही पता था कि कोरी एक हाई लेवल का जीनियस है, लेकिन अब मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि कोरी ही एक नेचुरल जीनियस है जो कि पहले से ही डुबॉइस फैमिली में रहता है और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के मैजिक्स को और मैजिक सर्कल को क्रिएट करना जानता है। और वो कोरी को काफ़ी ज़्यादा इंटेंटली देख रही होती है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो रही होती है इतने हाई लेवल मैजिक को यूज़ करने की वजह से, और कोरी के पूरे फेस पर स्वेटिंग हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि इन द एंड कोरी वे दोनों हाई लेवल मैजिक सर्कल्स हमारी शीना के ईयरिंग में अटैच कर देता है और शीना का ईयरिंग रेडी हो जाता है। फिर कोरी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में उस ईयरिंग को हमारी शीना को देते हुए कहता है, हो गया शूशु, मैंने उन दोनों मैजिक सर्कल्स को तुम्हारी ईयरिंग में अटैच कर दिया है। लो, अब तुम इसको पहले की तरह पहन सकती हो। उस ईयरिंग को लेते हुए हमारी शीना कहती है, थैंक यू कोरी, सच में थैंक यू। फिर शरीना उस इयरिंग को देखने लगती है। तभी कोरी हमारी शीना से कहता है, शूशु। फिर कोरी हमारी शीना का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, शूशु प्लीज़ हमेशा इस इयरिंग को पहने रखना, इसको कभी भी मत उतारना। इससे कभी भी कोई भी तुम्हें टच नहीं कर पाएगा और तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है ना शूशु? प्लीज़ हमेशा इसको पहन कर रखना। और हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि कोरी उससे ये सब कुछ कह रहा होता है। फिर कोरी काफी ज्यादा खुश होते हुए हमारी शीना को देखने लगता है और वो अब भी काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है, जो सब कुछ देखकर हमारी शीना भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ठीक है, मैं समझ गई कोरी, थैंक यू सो मच। फिर शरीना शर्माते हुए वहां से जाते हुए कोरी से कहती है, ठीक है, अब मैं वापस जाती हूँ, क्योंकि मैं उनसे कहकर आई थी कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, लेकिन अगर उन्होंने देखा कि मैं वहां पर नहीं हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है वापस गए हुए, तो फिर वे मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो बात सुनकर कोरी कहता है, ठीक है शूशु, अब तुम जा सकती हो। और हमारी शीना जाते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और सोचती है, वाकई में कोरी काफ़ी ज़्यादा चिंता
करता है मेरी, और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से मेरी तरफ देख रहा था, जिसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो रही थी। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी कि कोरी को कभी भी मेरी इस तरीके से चिंता ना करनी पड़े, और मैं हमेशा के लिए ध्यान रखूंगी कि ये जो मैजिक सर्कल्स कोरी ने मेरे ईयरिंग में अटैच किए हैं उनको कभी भी एक्टिवेट ना होना पड़े, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हुए तो एक पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। फिर हमारा सीन डुबॉइस मैंशन पर शिफ्ट होता है, जहां पर मार्किस डुबॉइस हमारी शीना से कहते हैं, लेडी शीना, क्या आपको सच में लगता है कि आपको इतनी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए? फिर हम देखते हैं कि मार्किस डुबॉइस और शीना वहां से जा रहे होते हैं, और मार्किस डुबॉइस हमारी शीना से कहते हैं, ड्यूक ब्लैंच ने कहा था कि आपको अब भी रेस्ट करने की ज़रूरत है लेडी शुरीना। तो शुरीना कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा दिन तक इस स्टेट में रही तो मैं एकेडमी में अपनी अटेंडेंस को खो दूंगी, और मेरी अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, और मुझे उनको मेंटेन रखना ही होता है। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो फिर मैं फेल हो जाऊंगी, तो मुझे जाना ही होगा। फिर शुरीना मार्किस डुबोis से कहती है, और सच बताऊं तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरी रिकवरी की वजह से हमेशा मेरे पास आते हैं और अपनी क्लासेस को मेरी वजह से स्किप कर देते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। फिर हमें बताया जाता है कि हाइली बार बार शुइना को देखने आता है और अपने साथ काफ़ी सारी अजीब अजीब हर्ब्स लेकर आता है, जिनको खाकर हमारी शुइना जल्दी से ठीक हो सके। और हमारी हैस्टिया बार बार शुइना के पास आती है और रोते हुए कहती है, प्लीज शुशु, दोबारा कभी भी बीमार मत पड़ना। और हमारा श्वान बार बार शीना के पास आता है ताकि वो उसको काफी सारे हीलिंग पोशंस दे सके। और हेस्टिया और श्वान की बार बार लड़ाई हो जाती है शीना से मिलने के ऊपर। और एविस भी बार बार हमारी शीना से मिलने आता है, जिसकी वजह से मार्किस के स्टेट में काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, जो देखकर हमारी शीना काफी ज्यादा परेशान है। और हाँ, हमारी शीना का बड़ा भाई और छोटा भाई भी हमारी शीना से मिलने आते रहते हैं। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विडली हमारी शीना के छोटे भाई को काफी ज्यादा लाइक करती है, और वो बार बार उसके पीछे पड़ी रहती है। अब आगे जाके इन दोनों का क्या होगा वो तो हमें आगे की स्टोरी में ही पता चलेगा। खैर छोड़िए, अभी हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तभी मार्किस डुबॉइस हमारी शीना से कहते हैं, हाँ, मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि आखिरकार इतने सारे सीनियर स्टूडेंट्स एकेडमी से ड्रॉप लेकर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। अब जाकर मैं समझा कि वे सब तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे। ये सब कुछ सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करती है और कहती है, प्लीज मुझे इन सब चीजों के लिए माफ कर दीजिए। वे मेरी वजह से बार बार आपके मेंशन में आते थे और आपको इतनी ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ी। फिर हमारी शीना चलते हुए मार्किस डुबॉइस से कहती है, अब मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी, तो अब आप यहाँ से जा सकते हो मार्किस डुबॉइस। आगे का रास्ता मैं खुद ही तय कर लूंगी। तो मार्किस डुबॉइस हमारी शीना से कहते हैं, मैं मानता हूँ कि मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे कैरेज तक छोड़कर आऊँ। प्लीज मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। तो हमारी शीना कहती है, ठीक है। फिर मार्किस डुबॉइस हमारी शीना से कहते हैं, मैंने सुना कि तुमने खुद ही अपने कैरेज को अरेंज कर लिया ताकि तुम एकेडमी वापस जा सको। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो चाहता था कि तुम हमारे कैरेज में अच्छे से एकेडमी पहुंच जाओ। ये बात सुनकर हमारी शीना थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए कहती है, प्लीज आप परेशान मत होइए इस बारे में। मैं पहले ही आपको काफी ज्यादा परेशान कर चुकी हूँ यहाँ पर आकर और यहाँ पर रहकर, और मेरी वजह से जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने आपको काफी ज्यादा परेशान किया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपसे और कुछ मांगू। सो प्लीज आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। फिर मार्किस डुबॉय शीना से कहते हैं, लेकिन फिर भी ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम उस इंसान को इतनी आसानी से ऐसे ही अजीब से कैरेज में जाने दे जिसने हमारी पूरी फैमिली को बचाया है। आखिरकार हम तुम्हें इस तरीके से कैसे जाने दे सकते हैं? जो सुनकर हमारी शीना हंसती हुई कहती है, कोई बात नहीं, सच में ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मुझे जल्द से जल्द एकेडमी पहुंचना है, क्योंकि मेरी अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो आप ज़्यादा मत सोचिए मार्किस डुबॉइस। लेकिन तभी हमारी शीना को कुछ याद आता है, और वो सोचती है कि क्या मुझे इस बारे में मार्किस से पूछना चाहिए या फिर नहीं। फिर तभी हमारी शीना मार्किस से कहती है, मार्किस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तो मार्किस डुबॉइस हमारी शीना से कहते हैं, हाँ तुम पूछ सकती हो, बताओ तुम्हें क्या पूछना है। फिर शीना मार्किस से कहती है, मैंने यहाँ पर आते हुए एक स्पेशल मैजिक सर्कल को देखा था जो कि आपके गार्डन के ऊपर बना हुआ है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिरकार ये मैजिक सर्कल किस लिए यूज किया जाता है, या फिर ये किस लिए बनाया गया है?
फिर हमें वही मैजिक सर्कल दिखाया जाता है जो कि टाइम रिलेटेड मैजिक सर्कल होता है, जो कि हमारी शीना ने मार्किस डुबॉइस के मेंशन के ऊपर से जाते हुए देखा था, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का मैजिक सर्कल भी है। और हमेशा याद रखना कि ये मैजिक सर्कल बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है इस मानवा में। और आखिरकार ये कौन सा रोल प्ले करता है वो तो हमें आगे ही या फिर आने वाले सीजन में ही पता चलेगा। सो प्लीज इसको अपने माइंड में रखना और भूलना नहीं। सो बैक टू द स्टोरी। फिर मार्केस ये बात सुनकर हमारी शीना से कहते हैं, अच्छा मुझे पक्का पता है कि तुम जरूर उस सेमी परमानेंट टाइम मैजिक सर्कल के बारे में पूछ रही हो। तो शीना कहती है, हाँ मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ। तो मार्केस डुबॉइस एकदम से कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो। फिर मार्केस डुबॉइस काफी ज्यादा हेजिटेट होते हुए हमारी शीना से कहते हैं, सच बताऊं तो मुझे इस मैजिक सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये मैजिक सर्कल जनरेशन टू जनरेशन हमारी फैमिली में पास डाउन होता आया है और आज तक मैंने कभी भी उसको एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा। जो बात सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या क्या सच में? फिर मार्केस हमारी शीना को बताते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो कि ये बता सके कि आखिरकार इस मैजिक सर्कल को किसने बनाया था और आखिरकार इस मैजिक सर्कल को क्यों बनाया गया था। सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक मिस्ट्री की तरह है जो कि हमारी फैमिली में पास डाउन होती आई है। फिर मार्किस डुबॉइस हमारी शीना को बताते हैं, काफ़ी सारे स्कॉलर्स आए, मेजिस आए, जिन्होंने कोशिश की कि वो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएं और पता लगा सकें कि ये मैजिक सर्कल क्या कर सकता है और आखिरकार इसे किस चीज़ के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर वही बात, फॉर्मूला इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से कोई भी इसको समझ नहीं पाया। मुझे आज तक नहीं पता कि आखिरकार ये मैजिक सर्कल किस लिए यूज़ होगा और ये आखिरकार कब एक्टिवेट होगा। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है, तो क्या ये मैजिक सर्कल आज तक कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ? तो मार्केस हमारी शीना से कहते हैं, हाँ तुम सही हो, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये मैजिक सर्कल आज तक कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो शीना काफी ज्यादा चिल होते हुए हमारी मार्केस से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस इसके बारे में ऐसे ही जानना चाहती थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस थी इसके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को देखकर। फिर शीना काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचती है, एक मिस्टीरियस मैजिक सर्कल। सच बताऊं तो मैं सच में अब चाहती हूँ कि मैं उस मैजिक सर्कल को अच्छे से रिसर्च करूं और उसके बारे में अच्छे से पता लगाऊं कि आखिरकार वो किस लिए बनाया गया था। और हमारी शीना ये सब कुछ सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर हमारी शीना इमेजिन करती है कि वो कोरी के साथ मिलकर उस मैजिक सर्कल पर अच्छे से स्टडी और रिसर्च करेगी। और फिर हमारी शीना हमें बताती है, मुझे लगता है कि मुझे कोरी से बाद में इसके बारे में बात करनी चाहिए कि हम दोनों साथ में मिलकर उस मैजिक सर्कल के बारे में पता लगाएं कि आखिरकार वो किस लिए बनाया गया था। और वो इन सभी चीज़ों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और मार्शीना सोचती है, ये एक मैजिक रिसर्च है, तो मुझे पक्का पता है कि कोरी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी और रिसर्च करने में। मैं खुश हूँ कि कोरी के साथ में एक और रीज़न की वजह से मैजिक को रिसर्च करूँगी। और हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर हमारा सीन अकेडमी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें वही ऑर्गन माउंटेन दिखाया जाता है जिसका मॉडल हमारी शीना बना रही होती है। यानी हमारा सीन क्लब रूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम कोरी को देखते हैं जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है और उसकी आंखों के नीचे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सर्कल हो रखे होते हैं। और हमारा कोरी हमारी शीना से कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो शुशु, हम बाद में उस मैजिक सर्कल पर ज़रूर रिसर्च करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता लगाना है। सो प्लीज़ अभी के लिए मुझे माफ़ करना। ये सब कुछ सुनकर और देखकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, ठीक है कोरी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन फिर शुरीना कोरी को देखने लगती है जो कि काफ़ी सारी बुक्स क्लब रूम में ले आया होता है और पूरे दिन से उन्हीं बुक्स में लगा रहता है और कुछ ना कुछ तो रिसर्च कर रहा होता है। जो सब कुछ देखकर हमारी शीना सोचती है, सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोरी मुझे इस तरीके का रेस्पॉन्स देगा। आखिरकार इसे हुआ क्या है? फिर शरीना ध्यान से कोरी को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र कोरी के हाथों में जो बुक्स होती हैं उन पर जाती है और वो सोचती है, रुको, क्या कोरी ठीक है या फिर नहीं? क्या वो सच में ठीक है? फिर शरीना कोरी को देखने लगती है जो कि अपने ही कामों में लगा हुआ होता है और अपनी किसी न किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा होता है, जो देखकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर शीना हमें बताती है, आखिरकार क्यों कोरी, आखिरकार क्यों तुम सभी इन्वेस्टिगेशन मटेरियल को अपनी रूम से इस क्लब रूम में ले आए हो? आखिरकार तुम क्या पता लगाना चाहते हो?
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शुरीना कोरी पर नजर रखना शुरू कर देती है और वो देखती है कि कोरी किसी न किसी चीज को ढूंढने में लगा रहता है। वो काफी सारी बुक्स पढ़ता है और काफी सारे लोगों से भी बात करता है और देखने से ऐसा लगता है कि मानो कोरी किसी चीज को ढूंढ रहा हो या फिर वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। और हमारी शुरीना हर वक्त कोरी पर नजर रखती है और देखती है कि आखिरकार कोरी क्या चाहता है। और वो देखती है कि उसके पूरे क्लब रूम में कोरी ने अपनी काफ़ी सारी बुक्स को कलेक्ट कर दिया होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैसीनेस हो गई होती है। ये सब कुछ देखकर हमारी शीना को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो सोचती है, मैं इतने दिनों से कोरी को देख रही हूँ, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। लेकिन फिर भी कोरी, अब तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। तुम्हारी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो गई है। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को बचा लूंगी तो तुम हमेशा के लिए पहले की तरह ही रहोगे, मेरे चीयरफुल कोरी। लेकिन अब तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। फिर शीना कोरी को रिसर्च करते हुए देख रही होती है और हमें बताती है, वो मेरे सामने तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन जब भी वो दूसरों के साथ होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और मैं कोरी को देख रही हूँ कि कोरी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और देखने से ऐसा लगता है कि कोरी ने अब सोना भी बंद कर दिया है और वो पूरे दिन ही अपनी रिसर्च में लगा रहता है। आखिरकार क्यों? कोरी, तुम ये सब खुद के साथ कर रहे हो। ऐसे तो तुम बदल जाओगे और तुम पहले की तरह चीयरफुल कोरी नहीं रहोगे। ये सब कुछ सोच सोच कर हमारी शीना का दिमाग खराब हो रहा होता है और फिर वो सोचती है, मैं पागल थी कि मुझे लगा कोरी बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, लेकिन वो तो बदल चुका है। अब मैं क्या करूं? फिर शीना हमें बताती है, मुझे पता है कि कोरी ने अपनी पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट खो ही दिया था, लेकिन शायद अब कोरी काफ़ी ज़्यादा डर में है कि कहीं वे असैसिन्स दोबारा उसकी फैमिली पर अटैक ना कर दे और कहीं वो अपनी फैमिली को खो ना दे जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है। मुझे पता है कि कोरी अब काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है कि वो किसी तरीके से अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और उन पर जरी सी भी आँच ना आए। और वो चाहता है कि वो किसी तरीके से इन सभी चीज़ों के पीछे जो भी है उसके बारे में पता लगाए और उसको जड़ से ख़त्म कर दे। मैं जानती हूँ कि कोरी अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और अगर उसने अपनी खुद की फैमिली को खो दिया तो वो भी खुद को डार्कनेस में खो देगा। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ कोरी के साथ हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे ड्रीम कोरी के साथ हुआ था, मेरी ड्रीम में। ये सब कुछ सोचकर हमारी शीना सोचती है, सच बताऊं तो अगर ऐसा कुछ मेरे खुद के पेरेंट्स के साथ हुआ होता तो मैं भी इसी तरीके से रिसर्च करती, ताकि मैं किसी तरीके से अपनी फैमिली मेंबर्स को बचा सकूं जिनसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर शीना क्लब रूम में चलते हुए सोचती है, मुझे कोरी को थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सके। तब तक के लिए मैं भी कोई ना कोई बुक तो रीड कर ही लेती हूँ। फिर हमारी शीना बुक शेल्फ के पास जाती है ताकि वो कोई अच्छी सी बुक रीड कर सके। तभी हमारी शीना की नज़र काफ़ी पुरानी बुक्स पर पड़ती है जिन्हें देखकर हमारी शीना सोचती है, मुझे इन बुक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आखिरकार ये बुक्स यहाँ पर कब आई? क्या कोरी इनको यहाँ पर लेकर आया है? तो चलो इनको ही पढ़ते हैं। फिर हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट होता है हमारी शीना के बेडरूम पर, जहाँ पर हमारी शीना उन्हीं बुक्स को रीड कर रही होती है और कहती है, हर एक मैजिक की ब्रांच की एक एडवांस फॉर्म होती है। जैसे कि डार्क और ब्लैक मैजिक डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और जो लाइट मैजिक होता है वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और जो येलो मैजिक या यूं कहूँ बेसिक मैजिक है वो कंट्रोल करता है टाइम को। ये सब कुछ पढ़कर हमारी शीना कहती है, वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। आखिरकार कोरी को ऐसी बुक कहाँ से मिली? मुझे ज़रूर इसे पूरा पढ़ना चाहिए। और हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा मज़े लेकर उस बुक को पढ़ रही होती है। फिर हमारी शीना उस बुक को और आगे रीड करती है और कहती है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जो कि एम्पायर के एग्जिस्ट होने से पहले ही प्रिंट की गई थी। और इस बुक के ऊपर एक प्रिजर्वेशन मैजिक अटैच्ड है। मैं देख रही हूँ कि आखिरकार इतनी पुरानी बुक अब तक इतनी ज़्यादा सही सलामत और बिल्कुल परफेक्ट शेप में कैसे है। ज़रूर ये इसी वजह से, क्योंकि इस पर प्रिजर्वेशन मैजिक लगाया गया है, जिसकी वजह से ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और एक रेयर एंटीक है। फिर हमारी शीना उस बुक को पढ़ते हुए कहती है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मुझे इसे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए था। आखिरकार मैं इसे ऐसे कैसे ले आई? मुझे इसे जल्द से जल्द वापस रखना होगा, इससे पहले कि कोरी मुझसे इसके बारे में पूछे। फिर शीना उस बुक को पढ़ने लगती है और कहती है, अगर मुझे कोरी को इस बुक को कल ही वापस देना होगा, इसका मतलब ये है कि मुझे आज रात तक ये पूरी बुक पढ़नी ही होगी।
फिर हमारी शीना लग जाती है उस बुक को पढ़ने के लिए। और हाँ, माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी आप शीना इस बुक के अंदर पढ़ेगी वो सब कुछ रियल है, उसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, समझे? तो प्लीज अब ध्यान से सुनना। सो बैक टू द स्टोरी। हमारी शीना उस बुक को पढ़ते हुए हमें बताती है, ऐसा कहा जाता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुम हर एक टाइप के मैजिक को कंबाइन कर सको, जिनमें 3 टाइप के मैजिक आते हैं। पहला डार्क या यूं कहूँ ब्लैक मैजिक, दूसरा लाइट मैजिक और तीसरा येलो या फिर बेसिक मैजिक। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने इन तीनों मैजिक को आपस में मिला दिया तो फिर हम किसी भी डायमेंशन में किसी भी टाइम में पहुंच सकते हैं इन तीनों मैजिक का यूज करके। ये सब कुछ डिपेंड करता है कास्टर पर, जो कि इन तीनों मैजिक को कंबाइन करेगा। वो डायमेंशन को देख पाएगा जो कि अलग अलग डायमेंशन होगी, और वो वहाँ पर खुद के वर्जन को भी देख पाएगा जो कि दूसरे वर्ल्ड का उसका वर्जन होगा, जो कि कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, लेकिन एक डिफरेंट डायमेंशन में और एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में। और वो इस मैजिक का यूज करके एक अलग ही दुनिया को फील कर पाएगा और एक अलग ही रियलिटी को देख पाएगा, वो भी अपने बारे में। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता और सभी लोग अपनी नॉलेज से और अपने एफर्ट से अपनी बुलंदियाँ कामिल करते हैं, और वहाँ पर वे सब कुछ अपनी हिम्मत से और अपनी ताकत से करते हैं। वहाँ पर किसी भी टाइप का मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ पढ़कर हमारी शीना सोचती है, रुको, ये तो वही वर्ल्ड है ना जहाँ से मैं आई हूँ। और इसी के साथ ये जो पार्ट था जहाँ पर हमारी शीना बुक को रीड कर रही होती है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो जैसा कि इस बुक में बताया गया है कि अगर हम 3 मैजिक को कंबाइन कर दे तो हम एक डायमेंशन को ओपन कर सकते हैं, और हम जिस भी चाहे उसी डायमेंशन में जाकर वहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगेन, जो कि पहले ही बताया गया है, 3 मैजिक को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। और हाँ, पहले ही बता दूं, एक स्पॉइलर अलर्ट है कि आने वाले सीजन में हमारी शीना एक डायमेंशन में ज़रूर जाएगी जो कि उसके खुद के वर्ल्ड की होगी। अब वो आखिरकार वहाँ पर क्यों जाएगी और आखिरकार कैसे हमारी शीना इस काबिल बन पाएगी कि वो तीनों मैजिक को कंबाइन कर सके, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। सो आने वाला सीजन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ बिल्कुल भी उसको मिस मत करना। वैसे अभी तक वो कास्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इन द फ्यूचर वो आ ही जाएगा और मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज़ अपने दिल को थाम कर बैठना तब तक के लिए। तो चलिए, अब और ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और आपका मजाक खराब नहीं करती हूँ और आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। फिर हमारा सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। फिर शीना हमें बताती है, अब जाकर मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि मैं जिस सपने में थी वो एक्चुअल में कोई सपना नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी, वो भी अदर डायमेंशन की, जहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था इस वर्ल्ड से। मुझे पक्का पता है कि मैं एक अदर ही डायमेंशन में अब तक ट्रैवल कर रही थी। आखिरकार मैं कैसे इस बारे में इतनी जल्दी भूल सकती हूँ? वो तो शुक्र है कि मैंने उस बुक को रीड किया और अब जाकर मैं समझ चुकी हूँ कि आखिरकार कैसे मैं उस सपने से इस रियल वर्ल्ड में वापस आ पाई। तो जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम 3 मैजिक को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हम एक दूसरी डायमेंशन में जा पाएंगे। तो मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि आखिरकार मैं किस तरीके से उस डायमेंशन में गई थी, लेकिन आते वक्त कोरी ने और शुआन ने अपने येलो और वाइट मैजिक को कंबाइन किया मुझे वापस बुलाने के लिए। और मेरे पास थोड़ा सा ब्लैक मैजिक है जिसको मैं अच्छे से यूज़ तो नहीं कर सकती, लेकिन उस टाइम पर मैंने किसी न किसी तरीके से उस ब्लैक मैजिक को यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये तीनों मैजिक आपस में कंबाइन हो गए और मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ पाई। तो अब जाकर ये पूरी की पूरी मिस्ट्री सुलझ चुकी है और मैं समझ गई हूँ कि आखिरकार कैसे मैं इतनी आसानी से उस डायमेंशन से वापस इस रियलिटी में आ पाई। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जो मेथड उस बुक में बताया गया था कि किस तरीके से हम डायमेंशन में क्रॉस कर सकते हैं, वो मेथड मैंने अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में जाकर मुझे कुछ ना कुछ तो हो जाए या फिर मेरे साथ कुछ ऊट पटांग चीज़ हो जाए? मुझे ये सब कुछ सोचकर भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फिर शीना हमें बताती है, सच बताऊं तो मुझे अभी यकीन नहीं होता कि अब तक जिस चीज़ को मैं एक सपना समझ रही थी वो एक्चुअल में एक दूसरा ही वर्ल्ड था, एक दूसरी ही डायमेंशन थी, जहाँ पर मैं एंटर हुई थी न जाने कैसे। आखिरकार कोई क्यों मुझे इस तरीके से दूसरी डायमेंशन में ले जाके कोरी के बारे में बताना चाहता था और चाहता था, और मैं वापस आकर रियलिटी में कोरी को बचा लूं ये सब कुछ होने से। वाकई में ये यकीन करना मुश्किल है कि मैं किसी और ही डायमेंशन में थी अब तक। शुरीना ये सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है,
वैसे अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने काफ़ी बड़ी डिस्कवरी कर ली है। अगर मैंने इसके बारे में किसी को बताया तो शायद। लेकिन तभी हमारी शीना इसके बारे में सोचना बंद कर देती है। फिर शीना सोचती है क्या मैं दोबारा से किसी और डायमेंशन में एंटर हो सकती हूँ। लेकिन तभी शीना हमें बताती है लेकिन उस बुक में ऑथर ने कहा है ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी गॉडलाइक फिगर है जो कि डार्क और वाइट मैजिक को होल्ड करती है और उनका यूज़ करती है, और उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती है। और वो ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अलग अलग लोगों की सोल्स को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में प्लांट करती है उनके मरने के बाद। यानी अगर कोई एक इंसान एक डायमेंशन में मर जाता है तो उसकी सोल को दूसरे डायमेंशन के एक इंसान में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको हम पुनर्जन्म भी कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ दिस मानवा। फिर शीना सोचती है जिस इंसान ने भी इस बुक को लिखा है उसके पास दो टाइप के मैजिक नहीं थे, ना तो वाइट मैजिक और ना ही ब्लैक मैजिक, लेकिन मेरे पास है, मेरे पास येलो मैजिक और ब्लैक मैजिक है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा से डायमेंशन को ओपन कर पाऊँ और उसके अंदर एंटर हो पाऊँ, जिस तरीके से मैंने पहले भी किया था। लेकिन फिर तभी शीना वहाँ से चलते हुए सोचती है मुझे इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि मैं दोबारा से ट्राई कर सकूँ किसी और डायमेंशन में जाने का। फिर शीना चलते चलते एकदम से रुक जाती है। तभी हमारी शीना कोरी को और एविस को साथ में देखती है और सोचती है क्या कोरी और एविस साथ में, आखिरकार ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। फिर शीना देखती है कि कोरी और एविस आपस में बात कर रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा सीरियस होकर, जो देखकर हमारी शीना थोड़ी घबरा जाती है और सोचती है ये सीन, ये तो बिल्कुल पहले की तरह है जो कि मैंने उस दूसरी डायमेंशन में देखा था जब एविस कोरी के साथ बात कर रहा था उस दूसरी डायमेंशन में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये दोनों। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी इस महानवा के लास्ट एपिसोड में, जो कि सीजन 3 का लास्ट एपिसोड होगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लीज़ लास्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अभी के लिए मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। सो प्लीज़ तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।